नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और चुनाव इंडिया का एनडीटीवी डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मनीषा प्रियम जी हमारे साथ हैं और अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल की लड़ाई की, जिसे मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा जा रहा है। 42 लोकसभा सीटें हैं बंगाल की और राजनीति ने बीते 4 साल में, चुनाव के जो राजनीति हुई है उसमें बीते 4 साल में बंगाल की जो पूरी सियासत है यू टर्न ले चुकी है। यहाँ अर्श से फर्श और फर्श से अर्श वाली कहावत चरितार्थ हो गई है। आखिर कैसे बदल गई बंगाल की राजनीति और कहां गया लेफ्ट और कांग्रेस का परंपरागत वोटर, हम आंकड़ों के जरिए आज आपको ये बताएंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का सूरत हाल 2024 के चुनाव में क्या हो सकता है, कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, किसको कितना नफा कितना नुकसान हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं आंकड़ों के जरिए इस पूरे गुणागणित को समझने की। सबसे पहले बात करते हैं कैसे 4 चुनाव में बंगाल की सियासत बदली। टीएमसी के आंकड़े आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 2004 में टीएमसी को केवल 1 सीट थी, नई पार्टी थी, नया जन्म हुआ था, लेकिन चुनाव दर चुनाव पार्टी बढ़ती गई और 2019 में पार्टी को 22 सीटें मिली। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस टीएमसी का रहा 2014 में 34 सीटों के साथ। अब जरा बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है चुनाव दर चुनाव। बीजेपी 2004 की अगर हम बात करें तो 0 सीट थी, वोट परसेंटेज कुछ था पार्टी के पास, लेकिन सीट जो थी वो 0 थी। 2009 की हम बात करें तो 1 सीट बीजेपी को मिली, 2014 में 2 सीट और 2019 तक आते आते बीजेपी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया पिछले 4 चुनाव का, उनमें थी 18 सीटें। अब जरा कांग्रेस पर नजर डाल लेते हैं कि कांग्रेस का क्या सूरत हाल रहा। कांग्रेस 2004 में 6 सीटें लेकर आई, 2009 में भी कांग्रेस को 6 सीटें मिली, 2014 में 4 सीटें मिली और 2019 में पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। अब जरा सीपीएम की बात कर लेते हैं, जो कभी बंगाल पर राज किया करती थी, एक छत्र 34 साल राज किया, लेकिन 2004 में अगर हम देखते हैं तो 26 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी थी। 2009 में आंकड़ा घट गया, 9 सीटों पर आ गए, 2014 में 2 सीटों पर और 2019 में खाता भी नहीं खोल पाई पार्टी। तो ये तो बात हुई पूरे पार्टी की सीटों की, जो चुनाव दर चुनाव किसी की घटी किसी की बढ़ी। अब जरा वोट परसेंटेज पर नजर डाल लेते हैं। ये ग्राफ के जरिए हम आपको समझाएंगे और वोट परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो टीएमसी को 2004 में अच्छा खासा वोट प्रतिशत मिला था, 21% वोट आप इन ग्राफ में देख सकते हैं ग्रीन लाइन के जरिए। 21% वोट 2004 में मिला, जो बढ़कर 43% हो गया 2019 में, यानी कि सीधे 22% का फायदा टीएमसी को हुआ। बीजेपी की बात करते हैं, 2004 में 8% वोट मिला और 2019 में 40%, 32% का फायदा बीजेपी को यहां पर वोट परसेंटेज में हुआ। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2004 में 15% वोट मिला था और 2019 तक आते आते घटकर सिमटकर 6% रह गया। सीपीएम की अगर हम बात करते हैं तो 2004 में 39% वोट सीपीएम को मिला था, ऊंचाई पर पार्टी थी, और फिर देखिए कैसे एकदम ढलान पर पार्टी आ गई और 2019 तक आते आते सीपीएम का वोट शेयर घटकर 6% पर रह गया। तो इन आंकड़ों के जरिए आपने समझा कैसे जो पार्टियां थी अलग अलग, किसका ग्राफ चढ़ता चला गया, किसका ग्राफ उतरता चला गया। तो अब हम ये आपको समझाते हैं कि कैसे जो परंपरागत वोटर थे, सीपीएम के जो परंपरागत वोटर थे, कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर थे, वो कहां गए, किसके खाते में चले गए। अब इसको जरा समझिए। जो लेफ्ट के परंपरागत वोटर थे उसमें बीजेपी सबसे ज्यादा मुनाफे में रही, 39% लेफ्ट का वोटर बीजेपी में शामिल हुआ। और अगर हम बात करें टीएमसी की तो 31% वोट टीएमसी के खाते में गए। लेफ्ट 30% अपने बरकरार रखने में कामयाब रही, कांग्रेस के खाते में कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो लेफ्ट के परंपरागत वोटरों का आपने ये आंकड़ा देखा। अब कांग्रेस के परंपरागत वोटरों की क्या स्थिति रही, ये आप समझ लीजिए। जो 32% वोटर बीजेपी के पास चले गए, टीएमसी के पास 20%, लेफ्ट के पास 4% ट्रांसफर हो गए और कांग्रेस ने जो अपना इंटैक्ट रखा, जो बचा हुआ था वो कांग्रेस के पास रह गया। तो ये पूरी तस्वीर आपने समझी कि कैसे लेफ्ट की जो बंगाल की सियासत थी वो बदली चुनाव दर चुनाव, और कैसे जो परंपरागत वोटर थे वो अलग अलग पार्टियों में शामिल होते चले गए। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं, उनसे अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े क्या इशारा करते हैं, क्या बताते हैं, कैसे इन आंकड़ों को डिकोड किया जाए। सबसे पहले अमिताभ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ये जो शिफ्ट हुआ पूरा 360 डिग्री सियासत घूम गई बंगाल की, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, उसमें ध्रुवीकरण कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? देखिए, एसेंशियली बंगाल में जो लड़ाई रही है ट्रेडिशनली कांग्रेस और सीपीएम की रही है। पहला चीफ मिनिस्टर वहाँ पर बंगला कांग्रेस का 1967 में इंस्टॉल हुआ था, जो फर्स्ट असॉल्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी माना जाता है। फिर 1977 के बाद 34 साल तक सीपीएम का वहाँ पर राज रहा। अब कांग्रेस पार्टी जो टीएमसी है आज, वो एक्चुअल रियल कांग्रेस पार्टी हो गई है और सीपीएम का वोट जो लार्जली हम देख रहे हैं वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गया है।
अब इसमें ध्रुवीकरण का पिछले 2 चुनावों में काफ़ी असर रहा है, क्योंकि बंगाल में जातिगत राजनीति ज़्यादा नहीं होती, वहाँ सोशो इकोनॉमिक क्लास बेस्ड राजनीति होती है, गरीब और अमीर की लड़ाई होती है। अब 2014-19 में क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 30% है, जो कि भारत के मुस्लिम पॉपुलेशन के डबल है, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक पोलराइजेशन जरूर हमें 14 और खास करके 19 में हमको देखने को मिला, जो कि उस समय लगभग 60% से ऊपर मुस्लिम मतदाता जो है उसने टीएमसी को वोट किया, और बीजेपी जो है वो काफ़ी हद तक हिंदू मतदाता को अपने पक्ष में लाने में कामयाब रही। और हमने ये भी देखा है कि जो सीपीएम और कांग्रेस के पास जो माइनॉरिटी वोटर था वो भी धीरे धीरे ट्रांसफर हो गया है टीएमसी की तरफ। तो इस चुनाव में देखना पड़ेगा कि सीएए के इम्पैक्ट के बाद कितना और पोलराइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मनीषा जी आपसे समझना चाहेंगे, जब बात होती है ध्रुवीकरण की तो उस ब्रैकेट में कौन कौन से मुद्दे समा जाते हैं? जैसे संदेश खाली का मुद्दा इस बार काफी हाईलाइट हुआ है, काफी सियासत में खींचतान इस मुद्दे को लेकर हुई है, और इसके साथ एक और अहम बात जुड़ जाती है, इस मुद्दे के साथ महिलाओं का फैक्टर भी सामने जुड़ जाता है। इसको आप कितना इंपॉर्टेंट इस चुनाव में मान रही हैं? देखिए, इस चुनाव में, इसके पहले के चुनाव में महिलाओं का मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और ध्रुवीकरण, महिला, सब एक सांस में लेने के पहले आप ये समझने की चेष्टा कीजिए कि यद्यपि जाति की राजनीति वहाँ नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले चुनाव से भाजपा ने कुछ ऐसी प्रमुख सामाजिक वर्गों का या कैटेगरीज का उल्लेख किया है, जैसे मटुआ माँ के मंदिर में प्रधानमंत्री स्वयं गए और उन्होंने इस कम्युनिटी को अपनी तरफ खींचने की चेष्टा की। उसके अलावा कोच राजवंशी जो है उनके तरफ टी गार्डन वर्कर्स की बात जो ये सब की गई। इसके अलावा जंगल महल का एक इलाका था, इसमें पिछले चुनाव से ही मुझे याद है अमित शाह जी ने कहा था जंगल महल देखिएगा, तो ये ट्राइबल्स का एरिया है। तो कहीं न कहीं क्लास के साथ कुछ सामाजिक वर्गों की भी बात थी। उन अवधारणाओं में भी एक जहाँ पैठ थी टीएमसी की, वहाँ जहाँ टीएमसी थी वहाँ बीजेपी ने अपने पैठ बनाने की चेष्टा की, और उसके ऊपर से एक टॉपअप के रूप में ध्रुवीकरण का कार्ड हुआ। अब यह अहम मुद्दा ये आ जाता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जहाँ प्रखर हो, ममता बनर्जी को चैलेंज कहाँ से है? बीजेपी से, जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर सकते हैं। वहाँ कहीं भी लेफ्ट जो है टर्मिनल डिक्लाइन, इस तरह का झटका मिलता है। ज्योतिदा जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 2010 तक, तो बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली अस्मिता के सारी जो भावनाएं हैं वो ममता बनर्जी के पास आ जाती हैं। प्रणव दा हो या ज्योति बाबू हो, इन सब की देखभाल वो करती हैं, लेकिन सीपीएम अपने जो रिजर्वेशन है वो कभी भी हटाता नहीं है ममता बनर्जी के प्रति। तो जो वोट सीपीएम के कहा जा रहे थे वो तो जा रहे थे बीजेपी के पास, लेकिन अपनी जो उनकी चिढ़ थी ममता बनर्जी से, उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो और एक तरह से जो अपोजिशन का काम करते वो केवल चिढ़ की राजनीति रह गई। और बीजेपी एक अच्छा पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर है, मौका गंवाता नहीं है, उसने अपने आप को एक तरह से खड़ा किया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि रूरल वोट्स, ट्राइबल वोट्स, इनमें और विमेन वोट्स में भी ममता बनर्जी ने अपनी पैठ बनाए रखी। हालांकि इन सब में बीजेपी उसको चैलेंज करने की कोशिश करता है। अमिताभ, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा, जो परंपरागत वोट की हम बात करें, जो शिफ्ट हुआ बीजेपी में, टीएमसी में, तो इस चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए, अगर ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द सियासत घूम जाती है, चुनाव जो है उसके इर्द गिर्द घूम जाता है, वो बड़ा मुद्दा बन जाता है, देन व्हाट? क्या हम ये मान के चले, जैसा मनीषा जी कह रही थी, कि अगर इस घेरे में चुनाव आता है तो लेफ्ट कहीं स्टैंड नहीं करता, वो पार्टी, वो जो लड़ाई है टीएमसी और कांग्रेस की, टीएमसी और बीजेपी के बीच हो जाएगी? देखिए, 2 बातें हो गई हैं। एक है कि कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस टीएमसी के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जहां पर कांग्रेस का मजबूत गढ़ है, मालदा, मुर्शिदाबाद और भी अन्य इलाकों में, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम काफी मजबूती से लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। तो ये चांस है कि एक सिग्निफिकेंट तो नहीं कहूँगा, बट छोटा मोटा पोर्शन ऑफ मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस और सीपीएम की तरफ चला जाए। लेकिन सीएए के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब एक रिवर्स कंसोलिडेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो अलायंस नहीं हुआ है इसका फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो शायद छिटक रहा था कांग्रेस और सीपीएम की तरफ, कुछ सीटों में वापस टीएमसी की तरफ जा सकता है। और आपने जो महिला ध्रुवीकरण की बात करी, तो पिछली बार टीएमसी को 4% की लीड थी महिला मतदाताओं में और पुरुषों में 2% की लीड थी। ओवरऑल उनको 3% वोट शेयर की लीड थी, यानी 2% महिलाओं से और 1% पुरुषों से। अब इस बार अगर महिला मतदाता संदेश खाली की वजह से
बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है, तो कोर वोट है वो टीएमसी का, उसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे बोली। हमारी ये चर्चा जारी है, आंकड़ों के जरिए कुछ और तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा। हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं 2024 की चुनावी सियासत में बंगाल की तस्वीर क्या है, क्या हो सकती है, कौन कहां पर खड़ा है। आंकड़ों के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं और ये बताते हैं आपको कि अगर कांग्रेस और टीएमसी जुड़ जाते तो क्या होता। कांग्रेस टीएमसी जुड़ते तो क्या होता, 24 सीट दोनों की आती। 2019 में 22 आई थी और 2 कांग्रेस की आई थी, मिला के 24। और 2024 का अनुमान क्या है, 30 सीट का अनुमान है ये 2024 का, अगर दोनों जुड़ जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये तो बात आपने देखी इनके जुड़ने की। अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। 2019 में बीजेपी की स्थिति क्या होती। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, वो आपके सामने है। अब 2024 में क्या हो सकता है, 2024 में अगर जुड़ जाते तो ये सीट का आंकड़ा बैठता 12, यानी कि सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान यहां पर हो सकता था 6 सीट का। लेकिन कांग्रेस और टीएमसी 7 चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर टीएमसी का वोट प्रतिशत छटकता है तो फिर क्या होता है, बीजेपी के पाले में अगर वो जाता है तो 2019 की अगर हम बात करें तो ये अनुमान है कि 2019 में टीएमसी को 22 सीटें आई थी, लेकिन ये आंकड़ा जो है 10 पे रह जाएगा 2024 में, अगर वोट परसेंटेज जो टीएमसी का जो 5% वोट है वो बीजेपी को मिल जाता है। अगर इस सूरत को हम देखें, अब बीजेपी को कितना फायदा होगा ये भी फटाफट नजर डाल लेते हैं कि बीजेपी को 2019 की अगर हम बात करें तो 18 सीटें मिली थी, और अगर 5% टीएमसी का वोट छिटक उसके खाते में आता है तो ये सीटों की संख्या हो जाती है 31। तो ये पूरी तस्वीर अब आपके सामने है आंकड़ों के जरिए। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आंकड़े क्या तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वोट डिवीजन की बात मनीषा जी हो रही है, लेकिन ये वोट डिवीजन किसका किसको और कितना फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां तक जो पहले के खिलाड़ी थे कांग्रेस और सीपीएम, ये अब और एडिशनल दे नहीं सकते कुछ भी। इनके वोट सब टर्मिनल डिक्लाइन में हैं। तो सीधा सीधा आप जिसको कहते हैं ना, छीना झपटी की लड़ाई है। अगर टीएमसी के मत ले जाती है भाजपा, इसलिए संदेश खाली का भी जो मामला है वो दुखद है, लेकिन महिला वोटरों में एक बेस है ममता बनर्जी का भी, और उनकी अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, वो खुद भी एक महिला हैं। तो उन पर प्रहार जो कड़ा देखते हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो पैन कास्ट कैटेगरी, पैन रीजन, उनको ऑल ओवर बंगाल छिटक सकता है। तो वो पूरे बंगाल में एक कोशिश कर रहे हैं एक तरह से। तो और दूसरी बात है कि पोलराइजेशन पर वो कोशिश करेंगे, उससे एक हिंदू मेजॉरिटी शायद कंसोलिडेट हो। तो ये बातें जो है वो भाजपा को सीधा नफा जो है दे सकती हैं। लेकिन ममता बनर्जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं और जंगल महल का इलाका, ट्राइबल इलाका, इन सब में उनकी पकड़ जो बरकरार रही है, और कहीं ना कहीं वो ज़मीन पे एक जुझारू नेता के रूप में देखी जाती है। दूसरी बात आप देखिए कि ममता बनर्जी ने कितना भी दबाव रहा है, जहाँ तक इंडिया अलायंस का सवाल है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ना सीपीएम ना कांग्रेस कोई उनका साथी नहीं है। तो इंडिया में भी आप देखते हैं कि उनकी तूती जो है वो बिल्कुल खरी खरी बोल के रही है जी। और उनके कौन चहेते हैं, उनमें जिन लोगों का बंगाल से कोई लाव लपेट नहीं है, उनके चहेते अखिलेश हैं, उनके चहेते आम आदमी पार्टी हैं, जो कि युवा नेता हैं और बंगाल से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी एक कड़ी राजनीति खेल रही हैं। भाजपा बनाम क्षेत्रीय दल जो होगा 2024 में, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल में लड़ी जाएगी। अमिताभ जी, आपसे समझना चाहेंगे इंडिया ब्लॉक का साथ ना आना ये किस रूप में इंपैक्ट करेगा इस बार के चुनाव को, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बार बार संदेश खाली का जिक्र आ रहा है, जब टीएमसी के वोटर छिटकने की बात आ रही है, इसमें महिला इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। तो संदेश खाली का जो मुद्दा है वो एक रीजन तक सीमित है या फिर उसकी पैन बंगाल इंपैक्ट उसका आप देखते हैं? ये देखिए, एक तो जो क्या है कि ये नेशनल चुनाव है, तो इसमें 2 तरह के ही वोट हैं, या तो प्रो बीजेपी है या तो एंटी बीजेपी है। इसमें कोई प्रो टीएमसी एंटी टीएमसी वोट का लेना देना नहीं है। तो अगर अलायंस नहीं हुआ है कांग्रेस और टीएमसी का, तो ऑफ कोर्स बीजेपी का जो एंटी वोट है वो स्प्लिट हो रहा है। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं। और जो भी कांग्रेस के पास वोट है, किसी भी अलायंस में सीमलेस ट्रांसफर हमने देखा है कि होता नहीं है, सबसे बड़ा इशू वही होता है। लेकिन कांग्रेस के पास जो वहां पर 6% के करीब वोट है, उसमें से 5% तो मुस्लिम सपोर्ट है, तो वो तो इजीली ट्रांसफर होता। यानी वो अलायंस जो है
वो एक मजबूत अलायंस होता, क्योंकि उसमें वोट ट्रांसफर होता था। और आपके आंकड़े वो फैसिनेटिंग डेटा बता रहा है कि 6 सीटों पर भाजपा को मुश्किल हो जाती, क्योंकि उन 6 सीटों पर भाजपा 5% से कम मार्जिन पर जीती थी। अब जब ये अलग अलग लड़ रहे हैं, संदेश खाली का मामला हो, सीएए हो, एंटी इनकम्बेंसी ममता के खिलाफ भी, क्योंकि वो 10 साल से लड़ रही हैं वहाँ पर चुनाव, कांग्रेस और सीपीएम भी जोर लगा ही रही है, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से आपने दिखाया कि 5% वोट भी स्विंग होता है, उसमें महिला वोट भी हैं जी, और उसमें हिंदू मेजॉरिटी वोट भी है, भद्रलोक वोट भी है, जिसको भद्रलोक कहते हैं अपर कास्ट वहां पर, तो कैसे गेम चेंज होता है। उन 12 सीटों पर भाजपा सेकंड थी पिछली बार, जो आप सीटें दिखा रहे हैं जो बढ़ती हुई, तो ऑफ कोर्स उन सीटों पे कंटेंशन है। और महिला का जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट का मामला है। आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से कोई भी चीज एक लोकल या सेंट्रिक नहीं होती, सीमित नहीं होती, वो 24 घंटे में पूरे राज्य क्या पूरे देश में उसकी बात गूंजने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, समय की कमी है। मनीषा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन आंकड़ों के जरिए पूरा विश्लेषण करने की और बंगाल की एक तस्वीर दिखाने की आपने यहाँ पर कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि इन आंकड़ों के जरिए, कार्यक्रम के जरिए आपको एक छोटा सा एक व्यू पॉइंट जरूर मिला होगा कि बंगाल में इस बार क्या हो सकता है और क्या बंगाल में होता रहा है। आज कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए आंकड़ों के साथ। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।